हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द टॉपिक, न्यू टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस इज लेक्चर 1 फॉर द टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को बच्चों लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है आपका फ्लूइड एट रेस्ट, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, और दूसरा है आपका फ्लूइड इन मोशन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में फिर दो पार्ट इसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं बच्चों, पहला दूसरा। पहला है नॉन विस्कस लिक्विड्स का फ्लो, और दूसरा है विस्कस फ्लो। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी आती है। तो ये तब की बात है जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, यानी हाइड्रोडायनेमिक्स। और अभी क्या है, पहला टॉपिक क्या है, फ्लूइड एट रेस्ट यानी हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी यहाँ पे फ्लूइड रुके रहते हैं। ठीक है, यहाँ फ्लूइड की जब कोई बात करता है, फ्लूइड का मतलब समझो बच्चों, fluid means anything which can flow। फ्लूइड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो फ्लो करे। तो ऐसी कोई सी चीज में आता है, एयर भी फ्लूइड है, एंड गैसेस आर आल्सो फ्लूइड, एंड लिक्विड तो ऑब्वियसली फ्लूइड हम देखते हैं। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर सिर्फ लिक्विड्स को पढ़ेंगे, हालांकि फ्लूइड का मतलब है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो। ठीक है, लेकिन हम गैसेस को यहाँ नहीं कंसिडर करते हैं, गैसेस को यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि गैसेस के लिए हमने अलग चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, वहां पढ़ चुके हैं। अब यहाँ की बात आ रही है फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड हम लोग पर्टिकुलर लिक्विड्स की बात करेंगे। तो जब हम बोलते हैं लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड इन मोशन, इट मीन्स वी आर कंसर्न ओनली विद द लिक्विड्स, बट इट डजंट मीन कि लिक्विड्स फ्लूइड लिक्विड्स ही होते हैं। फ्लूइड कैन बी एयर, गैसेस और द लिक्विड्स। ठीक है, चलिए, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक फ्लूइड एट रेस्ट यानी हाइड्रोस्टैटिक्स। एक मिनट इसको देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स को। ठीक है, थोड़ा नॉइस कम कर दो। हाइड्रोस्टैटिक्स, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में आता है फ्लूइड रुके हुए। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी आएगा टॉपिक आगे धीरे। फ्लूइड एट रेस्ट, तो इसमें कुछ चीजें बच्चों में बेसिक टर्म्स के तौर पर स्टार्टिंग से पढ़नी है। तो उसमें सबसे पहला टर्म आता है कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रेशर। ठीक, सबसे पहले समझे व्हाट इज प्रेशर। जनरल टर्म है प्रेशर, नॉट ओनली कि हम प्रेशर ऑफ अ लिक्विड पढ़ रहे हैं, प्रेशर पी। तो प्रेशर का मतलब बच्चों होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या चीज है, थ्रस्ट है बच्चों नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब तो बच्चों परपेंडिकुलर, और एरिया तो एरिया है ही। ठीक, नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। ये बात ध्यान रखिए, हमने आपके सामने यहाँ पे प्रेशर P बराबर F अपॉन ए नहीं लिखा, क्योंकि F अपॉन ए लिखा जाता है, लेकिन F अपॉन ए लिखते मन में आता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इट इज फोर्स, यस इट इज फोर्स, लेकिन फोर्स कौन सा, नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो क्या हम प्रेशर नहीं निकाल पाएंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर फोर्स वहां पे कौन सा है, हम ये चेक करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे लिखा है वैसे ही फॉर्मूला। Normal or perpendicular force is called as thrust.
तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और ये याद रखेंगे एफ कौन है, एफ है नॉर्मल फोर्स, ठीक, यानी थ्रस्ट। अब इस चीज को क्लियर करने के एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रेशर। अब इससे हम इस एफ थ्रस्ट को मीनिंग क्लियर करेंगे, समझ लें इसकी यूनिट नेचर और इसके बाद देखते हैं। फाइंड द प्रेशर ऑन द गिवन शीट। ये कोई शीट दी गई है आपको, लेंथ गिवन है 4 मीटर, विड्थ गिवन है 2 मीटर, और एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, ठीक। और इस शीट पे आपको प्रेशर बताना है। तो बच्चों अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये होता कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आप आनन फानन में फोर्स देखेंगे 10, और आनंद फानन में एरिया देखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई 4 दूनी 8, और आपका आनंद फानन में आंसर आ जाएगा इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आनंद फानन में गलत हो जाएगा और आपको मिल जाएगा -। ठीक, चलो सब फॉर्मूला सही लगा है, फोर्स 10 की है, लंबाई 4 दूनी 8 ही होता है, हाँ बेटा एरिया वही है, सब ठीक है, पर आंसर गलत हो गया। क्यों हो गया इसको जरा समझ लो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इस शीट के परपेंडिकुलर क्या 10 परपेंडिकुलर है, तो आंसर नहीं। क्या 10 न्यूटन परपेंडिकुलर है, क्या 10 न्यूटन थ्रस्ट है, तो आंसर है नहीं, 10 न्यूटन थ्रस्ट नहीं है। तो क्या करा जाए, थ्रस्ट निकालो। थ्रस्ट कौन होता है, थ्रस्ट होता है जो फोर्स शीट के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। यस, मैकेनिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। तो इधर F का कौन सा कंपाउंड बनेगा, Fx बनेगा यहाँ पर 10 cos 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे कौन बनेगा Fy कौन बनेगा, F यानी 10 sin 60 डिग्री। सही बात, यस, 10 sin 60 डिग्री, 10 cos 60 डिग्री। इस शीट के परपेंडिकुलर कौन आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 10 sin 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे थ्रस्ट कौन है, थ्रस्ट क्या 10 न्यूटन है, थ्रस्ट क्या 10 cos 60 है, थ्रस्ट क्या 10 sin 60 है। तो थिंक बाय योरसेल्फ, अपने आप सोचिए और देखिए कि शीट के परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है 10 sin 60। तो हमारे प्रेशर के फॉर्मूले के हिसाब से, नॉर्मल फोर्स पर एरिया के हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर फोर्स Fy अपॉन एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 4 इंटू 2। तो बच्चों Fy की जगह आप क्या लिखोगे, Fy लिखोगे 10 sin 60 डिग्री अपॉन एरिया आएगा 4 2 8। तो आपका प्रेशर हो गया 10/8, और sin 60 याद रखेंगे √3/2। ठीक है, बाकी काटा पीटी करते रहना, ठीक है, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन आंसर सही कब आएगा, जब आप सही तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। दैट इज द वे यू हैव टू थिंक। जल्दबाजी में फॉर्मूला तुरंत दिमाग में F अपॉन A आ जाता है, F दिखता है 10, एरिया दिखता है, खट से निकाल देते हैं, जो कि आंसर गलत है। दिस इज द करेक्ट आंसर, 5√3/8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। होपफुली आपको थ्रस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए।
समझो। अब आता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। उससे पहले लाइन छोटी सी और देखो। प्रेशर क्या है? F अपॉन ए, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको कहते हैं पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, शॉर्ट में पीए लिख देते हैं। ठीक, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको जाने तो ये तो पीए है। इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है बच्चों स्केलर। ठीक है, तो कभी कुछ समझ लगता है, सुनने में लगता है प्रेशर कैसे डायरेक्शन होता है, इधर प्रेशर ज्यादा उधर प्रेशर कम है, प्रेशर प्रेशर इधर उधर प्रेशर। तो याद रखो बच्चों, इसके जैसे किसी गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो गुब्बारा गोल हो जाता है। तो प्रेशर हैज मैनी डायरेक्शंस, प्रेशर हैज मैनी डायरेक्शंस, इस तरह से हर तरफ होते हैं उसके डायरेक्शंस। तो जिसके कई सारे डायरेक्शंस होते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, तो उसे हम स्केलर ट्रीट करते हैं। जिसका सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है उसे हम वेक्टर बोलते हैं। अदरवाइज वो स्केलर ट्रीट किया जाएगा। जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज द लाइक पूरी शीट पे हर तरफ एक खिंचाव बना हुआ होता है, चारों तरफ एक खिंचाव होता है। तो उस खिंचाव का मतलब क्या हुआ? खिंचाव एक तरफ है, हर तरफ है, हर तरफ है। तो जब हर तरफ डायरेक्शन होता है तो हर तरफ डायरेक्शन को हम ट्रीट करते हैं एज अ स्केलर। और जब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं वेक्टर। ये बात याद रखेंगे। सो दैट इज व्हाई प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर। ये दो बातें लिख लीजिए। फिर हेडिंग डालेंगे प्रेशर एक्सर्टेड, pressure exerted by a liquid column। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इतना नोट करो पहले, नोट करके हेडिंग लिक्विड कॉलम। ठीक, प्रेशर ड्यू टू अ एक्ट बाय लिक्विड कॉलम। ठीक, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड कॉलम, एक कॉलम में आपने लिक्विड भरा, उसके बेस पे प्रेशर कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, एक ग्लास समझ लो, एक टेस्ट ट्यूब समझ लो, कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें आप पानी भर दें और उसके बेस पे आपको निकालना है वहां पे प्रेशर कितना है। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही सिंपल और
समझ में आने वाला छोटा सा टॉपिक है। देखो अभी आपने इससे पहले ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि हर चीज को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक। तो जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी उसे कहते हैं उसका वेट mg। और आपने हमेशा जाना है, पढ़ा है, समझा है कि mg ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। mg हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है। mg ग्राउंड के परपेंडिकुलर क्यों होता है, ये रीजन यहां से समझ में आ जाना चाहिए। कैसे? देखो भाई, हर चीज को अगर कोई अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, अगर सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक दिस, तो हमें मालूम है अगर ये सेंटर हो तो यहां से आते ये क्या है, ये है अर्थ का रेडियस। और अगर ये रेडियस और ये हमारा सरफेस है, तो सरफेस पे अगर हम ऐसे देखें, दिस इज द सरफेस, तो आपको मालूम है बच्चों, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री। इस वजह से आपको बात पता है कि mg हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। और अगर ये mg सरफेस के परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है इस लिक्विड का जो वेट है, जो mg है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो mg को हम यहां पर क्या ट्रीट करेंगे? mg is the perpendicular force, so it can be treated as thrust. Very good, बात समझ में आ गई? तो mg is obviously it is a thrust, और thrust पर यूनिट एरिया क्या होता है बच्चों? thrust पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, जैसा भी हमने पढ़ा। सर ये आपने यहाँ पे क्यों बनाया है? तो बच्चों याद रखो, लिक्विड कॉलम या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम को जब हम फैले हुए मास को जब हम देखते हैं तो सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मानते हैं। और वो जो पॉइंट मास की को जो कंसर्न मानते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं उसका सेंटर ऑफ मास, उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक। जब उस सेंटर ऑफ मास पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिखाने लगते हैं तो उस सेंटर ऑफ मास को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने लगते हैं। उस सेंटर ऑफ मास पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल पुल दिखाने लगते हैं तो उस सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गई। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी उसके बीचों बीच जो मिडिल पार्ट आएगा वहां पाई जाएगी, ज्योमेट्रिक सेंटर पाई जाएगी। कब? जब फैलाव जो है मास का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज सिमेट्रिक, यूनिफॉर्म। इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म देन सेंटर ऑफ मास कैन बी एट एनी पॉइंट। किस तरफ? जिधर ज्यादा मास फैला होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी क्या है, यूनिफॉर्मली भरा गया है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। लिक्विड कॉलम h हाइट तक भरा गया है, ठीक है। mg थ्रस्ट क्यों होता है इसकी थ्योरी समझाने के लिए ग्रेविटेशनल पुल से लेके एवरीथिंग तुम्हें समझा दिया। अब इनका काम खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। अब हम आगे अपने एक्सप्रेशन पर वापस आ गए। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेशर ड्यू टू अ प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करके समझते चलो। थ्रस्ट है, mg थ्रस्ट है, तो सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों क्या बन गया? थ्रस्ट अपॉन एरिया, F अपॉन ए। F कौन है? F है mg अपॉन एरिया A, ठीक। आप जानते हो बच्चों डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि डेंसिटी एक रेशियो है किसका? मास और वॉल्यूम का, ठीक। मास और वॉल्यूम का रेशियो है। इस वजह से अगर आप किसी बॉडी का मास कम लेते हैं या ज्यादा लेते हैं उसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है। कहने का मतलब एक ड्रम पानी भरा हुआ है और एक ग्लास पानी है या एक चम्मच पानी है, तीनों चीजों में, चम्मच में, ग्लास में, ड्रम में जो पानी है,
तीनों तीनों पानी का, ड्रम का, ग्लास का और चम्मच के पानी की डेंसिटी सेम है या मास सेम है? तो तुम कहोगे सर ड्रम में मास बहुत ज्यादा है, उसका ग्लास में, और सबसे कम मास है चम्मच में। लेकिन तीनों में ही पानी है और तीनों की डेंसिटी सेम है। क्यों? क्योंकि बड़ा ड्रम तो ज्यादा मास, उसी अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी ज्यादा, ज्यादा मास ज्यादा वॉल्यूम, रेशियो इज कांस्टेंट। ग्लास में कम मास कम वॉल्यूम, रेशियो इज सेम, डेंसिटी सेम। चम्मच में बहुत कम मास तो बहुत कम वॉल्यूम, रेशियो अगेन सेम। इसलिए डेंसिटी को बोलते हैं इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। डेंसिटी कब बदलेगी? डेंसिटी बदलेगी जब आप उसका टेम्परेचर बदल दें, ठीक, या आप उसका कंपोजिशन बदल दें। ठीक है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और कंपोजिशन। मतलब एक ग्लास पानी है, एक ग्लास और पानी है, दोनों ग्लास का साइज सेम है, दोनों में पानी है, दोनों डेंसिटी सेम रहेगी। अब दोनों ग्लासेस में से एक ग्लास में आप चीनी घोल दीजिए, तो क्या हुआ? आपने उसी वॉल्यूम में चीनी यानी मास बढ़ा दिया, तो अब डेंसिटी उस घोल की, उस शरबत की डेंसिटी बढ़ गई। If you are changing the composition, then the density of that liquid will change. और अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डेंसिटी विल चेंज। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घट जाती है। सर टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घट क्यों जाती होगी? तो बच्चों इसका आंसर है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में। आपको पता है कि अगर आपने कंटेनर को, जिसमें मास है, पानी है, कोई लिक्विड है, उसको आपने थोड़ा सा हीट किया, इतना ज्यादा हीट नहीं है कि उसका मास बॉयल होकर उड़ जाए, खाली हो जाए, ऐसा नहीं करो। थोड़ा हीट करो, टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन उसका इवेपोरेशन नहीं हुआ, उसका मास घट नहीं गया। ठीक है, तो जब आपने उसको हीट किया तो सेम मास रहेगा और वॉल्यूम ड्यू टू द एक्सपेंशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? मास उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ गया एक्सपेंशन की वजह से। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया, मास उतना ही, तो डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली, डायरेक्टली इनवर्सली। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घट जाती है। ठीक बात? तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी। यानी अगर आप उसकी होमोजेनिटी में, यानी आप उसके में कुछ मिक्स कर रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं, नमक घोल रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से डेंसिटी विल वेरी। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, ऐसे लॉजिकल बातचीत के लिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बातचीत करने से समझ में आता जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी। एक फ्रेश वाटर यानी कि नदी का पानी और एक सी वाटर यानी समुद्र का पानी, दोनों को हमने आइडेंटिकल कंटेनर्स में ले लिया। ठीक है, सी वाटर को ले लिया और रिवर वाटर को भी ले लिया, आइडेंटिकल कंटेनर्स है, सी वाटर, रिवर वाटर। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो तुम्हें मालूम है सी वाटर में, क्योंकि तो वॉल्यूम सेम है, कंटेनर का साइज सेम है, सी वाटर में डिजॉल्व्ड सॉल्ट है और रिवर वाटर में कोई सॉल्ट डिजॉल्व नहीं है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इतने ही वॉल्यूम में ज्यादा मास है, इतने वॉल्यूम में कम मास है, तो सी वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी देन द रिवर वाटर। तो एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू अबाउट डेंसिटी हमने समझा। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, और ये एक लिक्विड की क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। Density remain constant unless and until you change the temperature of the liquid or you change the composition of the liquid. अगर आपने इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं किया, डेंसिटी नहीं बदलेगी। ठीक बात? इतना नोट करो जैसे लिखा हुआ है, आगे की फर्दर स्टोरी और लिखते हैं। पहले इतना नोट करो जैसे लिखा हुआ दिख रहा है जितना।
ठीक, फैक्टर्स याद रखिए। अब इसको लिखते हैं हम मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या दिख रही है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, या कभी कभी यूज करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को के बोलते हैं ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। ठीक है, तो पानी के लिए फॉर वाटर डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी और 1000 पर मीटर क्यूब और 1 जीएम पर सीसी, एक ही बात दिख रहा है। ठीक, ये बेसिक है, डेंसिटी रेशियो है, यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है, ग्राम पर सीसी या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। पानी की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, 1 ग्राम पर सीसी होती है। ठीक, अब यहां से क्या रिलेशन बनने जा रही है इसको थोड़ा देख लो, और जो फॉर्मूला बने उसको याद कर लें, और फिर पास्कल्स लॉ देख लेते हैं, और फिर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है कौन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बॉयंट फोर्स, और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, अब आ जाओ वापस। डेंसिटी का सिंबल बच्चों में यूज करते हैं रो। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज मास, मास लिख सकते हो रो इनटू वॉल्यूम, रो इनटू वी। ठीक, तो जो हमारा mg अपॉन ए लिखा था वहां पे m की जगह लिख दो रो वी जी अपॉन ए। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का a है, लंबाई इसकी h है, और वॉल्यूम हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ और द हाइट h। तो रो वी जी में बच्चों रो की जगह रो वी रख दिया अपना a इंटू एच जी अपॉन ए। ऐसा इसमें से ए और ए चले गए घर, बचा क्या, बचा प्रेशर का रिजल्ट P बराबर रो जी, रो एच जी या रो जी एच, जो चाहे बोल दो, रो जी एच। दिस इज द रिजल्ट फॉर द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कॉलम। ऐसा लिक्विड कॉलम जिसमें लिक्विड एच हाइट तक भरा हुआ है। तो दिस इज द रिजल्ट जिसको आपको याद रखना है, क्या रहा है, प्रेशर बराबर रो जी एच। रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच हाइट जहां पे लिक्विड भरा हुआ है, और जी अपना पुराना वही जी जाना पहचाने वाला जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, वही जी, सही जी, लिख लीजिए रो जी एच।
आप इस रो जी एच पे फोकस कर लो। तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है इस लिक्विड कॉलम की वजह से, जिस कॉलम में एच हाइट तक लिक्विड फील्ड है, उसका रिजल्ट है रो जी एच। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ड्यू टू द liquid column at its base is independent of mass in the mass of the liquid, mass of the liquid in the container। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रेशर यहाँ बेस पे एक्सर्ट हो रहा है वो इस कंटेनर में लिक्विड का मास कितना है इस पे डिपेंड नहीं करता? तो क्या हम कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि प्रेशर रो जी एच, इट इज डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, यहाँ कहीं मास नहीं आ रहा। और अभी हमने आपको बहुत क्लियर किया था कि डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि एक ड्रम पानी की डेंसिटी उतनी है जितनी एक ग्लास पानी की, उतनी एक चम्मच के पानी की डेंसिटी क्या है? सेम। मास तीनों में अलग अलग है। हमारे फॉर्मूले में कहीं मास नहीं आ रहा, यानी कि प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे, वहां पे मौजूद एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे, और किस हाइट तक लिक्विड भरा गया इस पे डिपेंड करता है। तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ठीक, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद भी यही पाया गया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, और एक्सपेरिमेंट से एक टर्म बना, एक कॉन्सेप्ट बना, जिसको कहते हैं बच्चों हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। अभी होता है क्या, इसको समझें, थोड़ा सा समझ लो पहले और ब्रीफ समझो। ब्रीफ बच्चों ये है कि जब लिक्विड का फ्लो कहीं होना होता है, लिक्विड का फ्लो अभी हम पढ़ नहीं रहे, लिक्विड का फ्लो भी हम आएंगे आगे टॉपिक पे, लेकिन क्योंकि सब चीजें जुड़ी हुई हैं, लिक्विड का फ्लो जब होना होता है तो हमने जरूर देखा है, हमेशा हमें मालूम है कि अगर हमें अपने घर पे पानी की सप्लाई देनी है तो हम टंकी बच्चों कहाँ लगाते हैं? तिमंजिले या सबसे ऊपर वाले बिल्डिंग में अपने उस पे लगाएंगे, या हम रहते थर्ड फ्लोर पे हैं और पानी की टंकी हमने बेसमेंट में लगा दी है और अपना नल खोल के इंतजार कर रहे हैं पानी क्यों नहीं आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं है, हमें सबको पता है कि पानी जो फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। ठीक है, तो ये बात हमको बचपन से पता है, जिधर हाई प्रेशर है उधर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड फ्लो करता है, नेवर वाइस वर्सा। हाँ वाइस वर्सा कराना चाहते हैं आप, बेसमेंट से पानी को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, जैसा हम करते भी हैं, टुल्लू पंप वगैरह लगाएंगे तो वहां मोटर, टुल्लू पंप, ऐसा कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा जिससे पानी नीचे से ऊपर जाए। जैसा कि हम करते हैं, पहले हम अपने घर की टंकी को भरते हैं, मोटर चलाते हैं, बिजली खर्च करते हैं, टंकी भर जाती है, पानी बहने लगता है, फिर हम आवाज लगाते हैं, अभी टंकी भर गई, कोई बंद कर दे, तो कोई सुनता नहीं, बड़बड़ाते हैं, खुद ही जाके बंद करके आते हैं। ठीक, खैर बंद हो जाती है, टंकी भर गई। अब टंकी से पानी लेने के लिए हमें कोई मोटर वोटर नहीं चलानी, हमें सिर्फ नल खोलना है, पानी अपने आप नल में आता है। कैसे? क्योंकि पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप आएगा, और किसी नल खुला छोड़ दिया तो पानी अपने आप सारा खाली हो जाएगा। फिर प्रोसेस रिपीट होगा कि अबे मोटर चलाओ, पानी खत्म हो गया है, फिर कोई कहता है कि लाइट नहीं आ रही है वगैरह वगैरह, साबुन लगा रहने दो। ठीक, खैर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पानी फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पानी फ्लो करता है। अब यहाँ एक एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है ना? उस एक्सपेरिमेंट को आपको अच्छे से समझना है। क्या है देखो, पहले लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है और उसको फिर याद कर लेंगे।
ठीक, चलो एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, अलग अलग शेप के कंटेनर्स को लिया गया और उन सभी कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया एट देयर बेस लाइक दिस। अलग अलग शेप है, जिससे कि हम ये आराम से समझ सकें कि हाँ भाई सब में जो है, क्योंकि शेप अलग है तो अमाउंट ऑफ लिक्विड भी अलग अलग होगा। ठीक, अब एक बात याद रखना, लिक्विड ऑलवेज, लिक्विड कहना ज्यादा सही नहीं रहेगा, हम फिर जनरलाइज कर देंगे बच्चों इसको, फ्लूइड्स, ठीक है ना, लिक्विड और गैस दोनों आगे, फ्लूइड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर by itself। ठीक, to make the liquid flow from, लिक्विड लिख देते हैं यार, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं सर, लिक्विड पढ़ा नहीं इसलिए ऐसा हो जा रहा है। to make the fluid flow from low pressure to high pressure, an एक्सटर्नल मतलब कोई भी बाहरी डिवाइस, टुल्लू पंप मोटर वगैरह is required, an external device is required। ठीक, होपफुली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा कैमरा नीचे कर देंगे, देखिए कैसे। ठीक है, तो fluid always flow from high pressure to low pressure to make the fluid, क्या लिखा, fluid always flow from high pressure to low pressure by itself। to make the fluid flow from low pressure to high pressure, an external device is required like मोटर पंप एंड और वाटर पंप एटसेट्रा। तो पहले एक पॉइंट लिख लो, डायग्राम मत बनाना अभी, ठीक है, ये डायग्राम मत बनाना बच्चों, पहले आप एक पॉइंट लिख लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, fluid always flow from high pressure to low pressure by itself। to make the fluid flow from low pressure to high pressure, an external device is required। ये जैसा लिखा है वैसे लिख लो, डायग्राम मत बनाना अभी, डायग्राम इसके बाद बना के फिर एक स्टेटमेंट यहाँ लिखना है। Fluids always flow from high pressure to low pressure by itself। to make the fluid flow from low pressure to high pressure, an external device is required। ठीक, आ जाओ वापस आओ, अब समझने पे आओ क्या समझा जाना है और हमें क्या पढ़ना है। एक स्फेयर लिया हमने, इसके अंदर में लिक्विड भर दिया,
फिर एक ट्यूब ली, इसमें लिक्विड भर दिया, सेम पानी भरा हुआ है, आपस में कनेक्टेड भी है सब, ठीक है। फिर एक वी शेप का कंटेनर ले लिया जो कि सिलेंड्रिकल नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी जाहिर सी बात है अमाउंट अलग हो गया, ठीक। फिर ये एक लास्ट में ये नागिन ट्यूब ले लिया हमने, नागिन ट्यूब में पानी भर दिया, ठीक। अब कॉमन चीज बच्चों ये करी हमने कि हर कंटेनर में पानी जो भरा गया है उस पानी की हाइट सेम है, ठीक है, सब में सेम हाइट तक का ही पानी भरा गया है, ये एक कॉमन फैक्टर था। तो अब क्या हुआ कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है, पॉइंट ए का जो प्रेशर है, पॉइंट बी का जो प्रेशर है, पॉइंट सी का भी कुछ प्रेशर होगा, पॉइंट डी का भी कोई प्रेशर होगा, बिकॉज इन पॉइंट्स के ऊपर पानी जो भरा हुआ है वो एच हाइट तक है, पानी ही है, पानी है तो पानी है भैया, डेंसिटी हर एक में क्या है, सेम। तो एज अ रिजल्ट हमने क्या पाया कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट डी, एंड ऑल द प्रेशर्स आर इक्वल टू रो जी एच। एज अ रिजल्ट हमें जो पता है उसके हिसाब से हमें पता चल गया। नाउ बिकॉज प्रेशर्स आर इक्वल, तुम क्या बोलेंगे, ड्यू टू द इक्वल प्रेशर्स, equal pressures or due to zero pressure difference, liquid is not, यहां लिक्विड ही बोलेंगे बच्चों में, लिक्विड ही भरा हुआ है, हवा नहीं भरी है। ड्यू टू द जीरो प्रेशर और ड्यू टू द जीरो प्रेशर डिफरेंस, लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम one container to other, not flowing from one container to other, although, जबकि although they have different quantity of liquid, different quantity of liquid, ठीक। इस स्टेटमेंट को बच्चों कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एक मिनट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको पूरा लिख लेंगे, फिर लास्ट में इसमें लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। राइट इट डाउन, डायग्राम बना लीजिए एज इट इज। स्फेयर है, स्ट्रेट है, कॉनिकल है, नागिन ट्यूब है, और समय पानी भर दिया गया बिकॉज पी ए बराबर पीवी बराबर पीसी पीडी से बराबर है। तो फिर स्टेटमेंट आता है ड्यू टू द इक्वल प्रेशर्स और ड्यू टू जीरो प्रेशर डिफरेंस, लिक्विड इज नॉट flowing from one container to other, although लिखा हुआ है, although they have different quantity of liquid. Write this statement, draw this diagram, then just we have to write one term only, that this phenomena, this whole thing is called as hydrostatic paradox. इसको लिख लीजिए।
उसके बाद लिखेंगे आप द अबव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द अबव statement is called as hydrostatic paradox। ठीक, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बस ऐसे ही नाम को इसको याद रखिए। तो लिक्विड के फ्लो के लिए रिक्वायर्ड चीज क्या है? प्रेशर डिफरेंस। उसी तरह से जैसे हीट के फ्लो के लिए क्या रिक्वायर्ड बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा हीट फ्लो नहीं करेगी, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो लिक्विड का फ्लो भी नहीं होगा। तो जैसे हम बॉडी में हीट फ्लो कराना चाहते हैं लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है, यानी कि if you want to make the heat flow from low temperature to high temperature an external device is required। अपने आप नहीं करेगा, अपने आप कहां से कहां करेगा? हाई टू लो टेम्परेचर। ठीक, चलिए अब रोजी एच पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मिलता तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। if mercury is taken, HEG मतलब mercury is taken in a U tube such that if in one limb या आर्म, दो आर्म होती है यूट्यूब ऐसे होती है, तो एक आर्म की बात हो रही, इन वन लिम्ब या वन आर्म वाटर इज पोर्ड, पोर्ड मतलब भरना, वाटर इज पोर्ड, जैसे ग्लास जग में, जग से पानी ग्लास में डालते हैं, कहते हैं पोर द वाटर इन द ग्लास। वाटर इज पोर्ड इन वन लिम्ब, वाटर इज पोर्ड अप टू अ हाइट 27.2 सेंटीमीटर। बहुत नाक की हाइट दी गई, कोई रीजन होगा इसका? what is the rise of mercury in the other limb? take density of water, जैसा आपको मालूम है 1 ग्राम पर सीसी, वैसे दिया रहेगा ना दिया रहे तो याद रखना 1 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ Hg 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक, तो इसको बच्चों एज अ सॉल्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन आप कर लीजिए। क्वेश्चन लिख लो, इफ mercury is taken in a U tube, if in one limb water is poured up to a height 27.2 centimeter, what is the rise of mercury in the other limb? तो याद रखो बच्चों, जब भी वो तुमसे राइज पूछ रहा है तो हमेशा कोई चीज कितनी उठ गई तो हमेशा उसका उठना, उसका राइज होना हम उसके इनिशियल लेवल से ही नापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो जरा, फिर डायग्राम बना के डिस्कस करेंगे इसको।
ठीक, चलो देखो क्वेश्चन लिख लिया होगा होपफुली। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मरकुरी ली गई एक यूट्यूब में, ठीक है, दिस इज यूट्यूब, इसे मरकुरी आपने ले ली, ये मरकुरी भरी हुई, नीले से पानी को मरकुरी भर दी गई। तो जाहिर सी बात है जब आप लिक्विड या कोई भी मरकुरी या कोई भी चीज भरते हैं तो इक्वल लेवल पे रहती है, ठीक। नाउ इनिशियली ऐसा था, ठीक। नाउ क्योंकि डायग्राम से ही पूरा सोल्यूशन समझ में आ जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा लिखा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम बस देखे रहना। मान लो इस आग में हमने पानी भर दिया, तो इसमें पानी भरोगे तो जाहिर सी बात है ये जो है ये इसका इनिशियल लेवल था, ठीक। इस आग में आप पानी भर रहे हो, ठीक। इसमें हमने पानी भरा तो मरकुरी जहां पर थी उसके लेवल से नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक, नीचे चलेगी। मरकरी अपने लेवल से वाई लेंथ नीचे चली गई, अपने लेवल से वाई लेंथ नीचे चली गई, तो इस आर्म में ये वाई लेंथ ही तो ऊपर राइज करेगी, बिल्कुल सही बात है। वाई लेंथ नीचे गई तो अपने इनिशियल लेवल से वाई लेंथ ऊपर उड़ गई। ये क्या चीज है बच्चों, ये है इसका इनिशियल लेवल, ये इसका इनिशियल लेवल, ध्यान रखना। इनिशियल लेवल से ये वाई नीचे की तरफ दब गई, कौन, मरकुरी। अपने इनिशियल से वाई उड़ गई, कौन, मरकुरी। तो बच्चों एक बात देखो समझो कि अगर ये वाई ऊपर उड़ गई तो ये डिस्टेंस वाई है ना, हाँ वाई है। अब देखो यहां से यहां तक पानी कितनी हाइट तक भरा आपने, 27.2 सेंटीमीटर तक पानी भरा। और जब तुम ये कहोगे कि लिक्विड अब और ऊपर नहीं उठ रहा, इसका क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर बच्चों क्या है, सेम या डिफरेंट, तो बोलेंगे दोनों पॉइंट्स का प्रेशर है सेम, दोनों पॉइंट्स का प्रेशर क्या है, सेम। सॉरी पानी आ गया ना, सॉरी सॉरी, पानी यहां तक आ गया ना पूरा, जो मरकरी यहां से दबी गई वाई लेंथ, तो मरकरी थोड़ा रहेगी, सॉरी, ठीक है ना, वाई लेंथ मरकरी दब गई नीचे, तो वाई लेंथ ऊपर उठकर यहां से, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या दिख रहा है, टू लेंथ कितनी है, 2y। पानी भर दिया 27.2 तक, जो यहाँ पे मरकुरी थी, यहाँ पे मरकुरी थी पहले, वो दब गई नीचे चली गई, और इसी निचले लेवल के ऊपर वाई ऊपर उठ गई। तो इसमें और इसमें कितनी लेंथ का डिफरेंस आ गया, वाई की 2y का, तो कह देंगे 2y का डिफरेंस आ गया। कहने का मतलब है कि किसी पर्सन की सैलरी, दो लोग हैं, एक आदमी की सैलरी 2000 बढ़ा दी गई और किसी दूसरे की 2000 घटा दी गई, एक की 2000 बढ़ा दी, एक की 2000 घटा दी गई, तो दोनों की सैलरी में डिफरेंस कितना आ गया, 2000 का है 4000 का, तो 4000 का डिफरेंस आ गया। तो ये वाई लेंथ नीचे दब गया, ये वाई लेंथ ऊपर उठ गया, तो इस लेवल में इस लेवल में डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, दोनों में डिफरेंस आ गया 2y का, ठीक है।
अब तुम ये कह रहे हो कि लिक्विड यहां से यहां और ऊपर राइज नहीं कर रहा है, तो लिक्विड तभी राइज करता है जब प्रेशर का डिफरेंस होता है। अब राइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों? अब इसका मतलब हुआ कि पॉइंट ए का और पॉइंट बी का प्रेशर क्या है? सेम। तो क्या बोल देंगे? एट इक्विलिब्रियम, क्या बोल देते हैं? एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट बी। ए के ऊपर कितनी हाइट है? 27.2। कौन है? लिक्विड। कौन है? वाटर। बी के ऊपर हाइट कितनी? y प्लस वाई, 2y। लिक्विड कौन है? मर्कुरी। तो फॉर्मूला एक ही लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 27.2 इज इक्वल टू, इधर कौन है? मर्कुरी। ठीक, इधर लिख देते हैं, कैलकुलेशन खिचपिच हो जाएगी। इधर देखने में दिख रहा है कि कैलकुलेशन दिख रही है? रो वाटर इंटू जी इंटू हाइट 27.2 दिख रहा है, इज इक्वल टू इधर डेंसिटी ऑफ मर्कुरी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी है? 2y। ये नहीं दिख रहा? 2y, 2y यहाँ दिख रहा। अब क्या हुआ? ये g और g यहाँ बच्चों कैंसिल हो गए। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1 ग्राम पर सीसी। तो 1 ग्राम पर सीसी इंटू 27.2 सेंटीमीटर। समझ गए ना? ग्राम पर सेंटीमीटर से यूज करेंगे, लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है। इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्कुरी 13.6 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू वाई। दिख रहा है पूरा? बस खत्म काम। कैलकुलेशन कर ली जाए, 36.2 का डबल करो कितना आ जाएगा? 27.2। इसीलिए ये 27.2 दिया गया था, तो ये पूरा यहां से कैंसिल हो गया। वाई की लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 1 सेंटीमीटर। तो लिक्विड जो मरकुरी जो सेकेंड आर में राइज कर गई, जो मरकुरी सही दिख रहा है, जो मरकुरी सेकेंड आर में राइज कर गई बच्चों, वो कितनी है? वो 1 सेंटीमीटर राइज करके अपने इनिशियल लेवल से। सो द वैल्यू ऑफ वाई इज व्हाट? 1 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, 2 पॉइंट्स का प्रेशर फिल कर दिया। एक ऊपर कौन है? पूरा पानी है। और इसके ऊपर पूरा कौन है? इसको पूरा मरकुरी है। पानी की लंबाई गिवन है, मरकुरी की लंबाई आपने निकाल ली, वाई और वाई 2y। वाई वाई पर आप फिर से समझ लो और फिर कैलकुलेशन दोबारा बता देंगे। देखो क्या हुआ। इनिशियली दोनों आर में मरकुरी सेम लेवल पर थी। इधर आपने पानी भरना शुरू किया तो नीचे चली गई मरकुरी। मरकुरी चली गई वाई लेंथ नीचे। तो अपने इनिशियल लेवल से देखो तो वाई लेंथ अगर नीचे गई तो वाई लेंथ ऊपर गई। और यहाँ जो मरकुरी चली गई वहां कौन आ गया? पानी आ गया। तो जब ये वाई ऊपर चली गई और ये वाई नीचे, यहाँ पानी आ गया, तो यहाँ ध्यान से देखो, इस लेंथ में वाई, ये वाई है, ये भी क्या है? वाई। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में हाइट का डिफरेंस कितना? वाई की 2y। तो डिफरेंस है यहाँ पर 2y का। इस पॉइंट का इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल कैसे पता चला? क्योंकि जब लिक्विड राइज कर गया तो लिक्विड यहां से यहां या यहां से यहां नहीं जा रहा है। जैसा तभी होता है जब दो पॉइंट्स का प्रेशर सेम होता है। यही तो अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में। ठीक, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी वैल्यू लिख लीजिए, आंसर इज 1 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक, ठीक बच्चों, बाकी बात करेंगे अगले वाले क्लास में। इसको लिख करके आप लॉग आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स कल रहेगा। टाइमिंग आपको हम भेज देंगे, वैसे हम टाइमिंग उसमें डाल दी है आपके शेड्यूल में, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अभी आपको हम भेज देंगे मैसेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।